Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily editorial analysis covering 29th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ. So there is an Russian energy company, Gazprom, and it has cut off its supplies from the two NATO countries. रशिया की एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम ने अपनी जो गैस सप्लाईज हैं वो दो नेटो कंट्रीज से कट ऑफ कर दी हैं. दीज कंट्रीज आर बुल्गारिया एंड पोलैंड एंड दे आर साइटिंग दैट देयर इज़ फेलियर टू पे इन रूबल्स. क्योंकि रूबल्स में पेमेंट नहीं आ रही है, इसीलिए बुल्गारिया और पोलैंड की जो एनर्जी सप्लाई है वो गैसप्रॉम कंपनी ने स्टॉप कर दी है, कट ऑफ कर दी है. तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये इशू किस चीज़ के बारे में है. वाई दिस रशियन एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम इज कटिंग ऑफ इट्स सप्लाई फ्रॉम दीज टू नेटो कंट्रीज. सो द रीज़न इज़ दैट व्हाट दे हैव स्टेटेड दैट देयर इज़ प्रॉब्लम, देयर इज़ फेलियर टू पे इन रूबल्स. एंड इसे लेकर अप्रैल 27 को एक स्टेटमेंट भी आई थी एंड इसमें अनाउंस किया गया था दैट दे हैव कम्प्लीटली सस्पेंडेड द गैस सप्लाई टू पोलैंड एंड बुल्गारिया. पोलैंड और बुल्गारिया हाउएवर दोनों ने ही रशिया को एक्यूज़ किया है दैट दे हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच द पेमेंट्स वर मेड इन यूरोज़ और डॉलर्स ओनली. कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से यूरोज़ और डॉलर्स में ही पेमेंट होनी थी. लेकिन now Russia is saying that they want payment in rubles, so they are accusing Russia of breaching the contract. So towards the end of the March, Russian President Vladimir Putin signed a decree that from April 1st, unfriendly foreign buyers would have to pay for gas suppliers in rubles. तो ये अनफ्रेंडली जो फॉरेन सप्लायर बायर्स होंगे उनको जो गैस सप्लाईज है उसे रूबल में बाय करना होगा. And he also added that the default would result in suspension of the contract. तो बेसिकली अब पोलैंड और बुल्गारिया को जो रशियन एनर्जी कंपनी की गैस सप्लाई जा रही थी उसे कट ऑफ कर दिया गया है. तो इस गैस कट से इमीडिएटली तो दोनों कंट्रीज़ किसी डायर ट्रबल में नहीं आ रहे हैं. वैसे भी अगर पोलैंड और बुल्गारिया की बात करें दोनों को जो रशिया की तरफ से जो गैस सप्लाई मिल रही थी इट वॉज ओनली एक्सपेक्टेड टू एंड एनीवेज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. पोलैंड की 40% जो नेचुरल गैस है वो रशिया से आती है एंड पोलैंड वाज वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव्स फॉर मैनी ईयर्स. एंड अगर इमीडिएट सिनेरियो देखें इट विल लूज समवॉट अराउंड 5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस जो कि उनको रशिया की गैसप्रॉम कंपनी से मिलने वाली थी. बट इट इज़ लाइकली दैट पोलैंड अपनी जो एनर्जी सप्लाई है वो जर्मनी से ले लेगा. सिमिलरली बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो बुल्गारिया 77% अपनी नेचुरल गैस रशिया से लेता है एंड इसके लिए ये बिगर प्रॉब्लम है. नाउ द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया हैज सेड दैट दे हैव इनफ रिजर्व्स फॉर अनदर मंथ बट इट नीड्स टू अर्जेंटली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. उनको भी ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे. नाउ देर इज़ एडिशनल सप्लाई पाइपलाइंस फ्रॉम ग्रीस जो कि पॉसिबल है कि वहाँ से भी गैस लाइन जो है जो गैस है वो बुल्गारिया तक पहुँच सकती है. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया को क्यों टारगेट किया है इस मूव के साथ. पोलैंड इज़ अ मेजर गेटवे फॉर सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू यूक्रेन. यूक्रेन के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर पहुँच रहा है उसकी जो बड़ा गेटवे है दैट इज़ पोलैंड. एंड इट इज़ ऑल्सो कन्फर्म दिस वीक अर्लियर दैट पोलैंड विल बी सेंडिंग टैंक्स टू यूक्रेन. एंड जस्ट आवर्स बिफोर द गैसप्रॉम्स एक्शन पोलैंड ऑल्सो अनाउंस्ड अ फ्रेश सेट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया एंड अदर रशियन बिजनेसेस. तो बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो पोलैंड का तो क्लियर ही हो गया कि पोलैंड यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, वहाँ से हथियार जा रहे हैं, टैंक्स भेज रहा है पोलैंड. बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो आफ्टर दिस अ न्यू लिबरल गवर्नमेंट दैट टुक ऑफिस लास्ट फॉल, इससे जो ओल्ड टाइज थे रशिया के साथ वो काफ़ी कट ऑफ हो चुके हैं ऑलरेडी. नॉट ओनली बुल्गारिया हैज़ सपोर्टेड द वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, it has also hosted the Western fighter jets as new NATO outpost on the Black Sea coast. तो बुल्गारिया का भी जो स्टैंड है दैट इज़ प्रो वेस्ट
एंड रशिया के साथ जो ओल्ड टाइज थे वो कट ऑफ हो चुके हैं. तो इसी के साथ साथ बुल्गारिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नॉन नेटो वेपन्स दैट इज कंसिडरिंगली बीइंग सेंड डाउन टू यूक्रेन. तो इन दोनों ही कंट्रीज़ का जो टिल्ट है दैट इज टुवर्ड्स यूक्रेन एंड अगेंस्ट रशिया समहाउ, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्ट्रिक्ट सैंक्शंस रशिया इन कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज कर रहा है. तो क्या बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या बाकी कंट्रीज़ को भी जो रशिया से गैस जा रही है वो स्टॉप हो जाएगी? तो देखा जाए तो रशिया यूरोप में 23 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको रशिया गैस प्रोवाइड करता है थ्रू द पाइपलाइंस. एंड अमंग दीज यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ओनली हंगरी हैज़ ऑफिशियली एग्रीड टू मेक रूबल पेमेंट. पूरे यूरोपियन यूनियन में हंगरी ने एग्री कर दिया है दैट वो रूबल पेमेंट्स करेंगे. अभी तक बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहे हैं. However, even if no other country agrees to Russia's ruble payment mechanism, there won't be any further cuts in supply at least until the second half of the May, which is when the next tranche of payments are due. अभी तो हो चुका है. मई एंड तक ये दिक्कत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, क्या वो रिजेक्ट करते हैं दिस पेमेंट सिस्टम इन रूबल, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं, ये हमें मई एंड तक देखने के लिए मिलेगा बिकॉज तब उनकी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो शेड्यूल्ड है. मीनवाइल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, देयर आर 4 यूरोपियन बायर्स who have already started making gas payments in rubles. And then there are 10 European companies who have opened their account in the Russian banks to make ruble payments. This is the role of energy that Russia has. So how have the European Union, Poland, Bulgaria, they have reacted to this gas supply suspension? यूरोपियन यूनियन जो कि 27 मेंबर यूनियन है, इन्होंने रशिया के इस डिसीजन को ब्लैकमेल लेबल किया है एंड दे हैव एक्यूज्ड रशिया टू ट्राइंग टू डिवाइड द वेस्ट ओवर द सपोर्ट फॉर यूक्रेन. एंड इट कम्स विद नो सरप्राइज दैट रशिया इज़ यूजिंग दिस फॉसिल फ्यूल्स टू ब्लैकमेल यूरोपियन यूनियन. ये स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है. इसके अलावा रशिया के इस मूव के बाद बुल्गारियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, दे हैव सेड दैट दे विल नॉट सकम टू सच अ रैकेट. पॉलिश प्राइम मिनिस्टर ने अपने कंट्रीज़ को इन्फॉर्म किया है दैट ही बिलीव्स दैट पोलैंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन, ही स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, एंड द न्यू सैंक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन पोलैंड. दिस वर द रियल रीजंस बिहाइंड द गैस कट ऑफ. अच्छा, अगर रशिया बाकी कंट्रीज़ की भी गैस कट ऑफ कर देता है तो क्या हो सकता है? तो यूरोप की जो नेचुरल गैस है वो सिर्फ 3 सोर्सेज से आती है. वन इज़ रशिया, नॉर्वे एंड अल्जीरिया. ना जब तक यूक्रेन की इन्वेजन चल रही है, इससे पहले रशिया यूज टू अकाउंट फॉर 40% ऑफ द यूरोप्स गैस इम्पोर्ट. 40% रशिया देता था. सो वाइल द डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस इट वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज. फिनलैंड की बात करें तो 94% डिपेंडेंस है, नीदरलैंड की 11% डिपेंडेंस है. एंड देर इज़ लिटिल डाउट दैट डिसरप्शन इन सप्लाई वुड फ्यूल इन्फ्लेशन एंड डैमेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट देर वुड बी एनर्जी रैशनिंग, इवन अ मेजर रिसेशन इन द कॉन्टिनेंट्स इंडस्ट्रियल पावर हाउस जर्मनी. तो दिक्कत तो आ सकती है. तो इसे लेकर यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजी रही है क्या रही है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन इज डिपेंडेंट अपॉन रशिया फॉर एनर्जी. सो नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू रिड्यूस द डिपेंडेंस अपॉन रशियाज गैस. तो यूरोप ने एक एनर्जी मिक्स है विच कंप्राइजेज ऑफ ऑयल, जिसमें 43% ऑयल है, नेचुरल गैस 24% है, न्यूक्लियर एनर्जी 14% है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी 4% है. इसके अलावा जो बाकी रिन्यूएबल्स हैं, विंड, सोलर, दे आर मेकिंग अप द रेस्ट. तो बड़ा शेयर यहाँ पे ऑयल का आता है विथ 43% एंड देन कम्स नेचुरल गैस विथ 24%. सो क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे आता है. क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल इशू इन यूरोप. कोल, of which there are abundant reserves on the continent, it is off the table. यूरोप में कोल बहुत है
लेकिन क्योंकि यूरोप में कोल भी है, लेकिन यूरोप में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसीलिए कोल तो यूज़ नहीं करेंगे, वो तो पहले ही ऑफ द टेबल चला जाता है. एंड ऑल्सो देयर इज़ पब्लिक हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते हैं. तो यूरोपियन यूनियन न्यूक्लियर गैस के नेचुरल गैस के ऑप्शन में रह जाता है एज अ क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो फॉर द शॉर्ट टर्म, यूरोपियन यूनियन इज प्रिपेयरिंग फॉर हीटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द कमिंग विंटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है. And they're tanking up their gas storage facilities at 80 to 90% capacity, and they're trying to substitute Russian supplies as much as possible. चाहे वो नॉर्वे से आ रहा हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा हो, they're trying. But ये काफ़ी नहीं है, this is not adequate. क्योंकि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी बड़ी है. एकदम से डाइवर्ट करने से रशियन डिपेंडेंस ज़ीरो नहीं होगी. अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, विच इज़ सेंटर्ड ऑन इम्पोर्टिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम यूएस एंड मिडल ईस्ट. तो क्या ये फिजिबल होगा यूरोप के लिए? ये जो ट्रांजिशन, जो रशिया से जो नेचुरल गैस आ रही थी उसकी बजाय लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरफ बढ़ना, जो कि यूएस और मिडल ईस्ट से प्रोवाइड की जाएगी. तो डेफिनेटली दिस इज़ अ टफ चैलेंज. सबसे पहले तो बिकॉज अगर हम देखें नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू, रशिया से जो नेचुरल गैस आती है वो पाइपलाइन के थ्रू आती है. पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत ही ईजी और चीपर है. वेराज जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसके लिए बहुत ही बड़ी फैसिलिटीज़ चाहिए, कंटेनर शिप्स चाहिए, जिसके लिए काफ़ी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. एंड येट ओवर द पास्ट डिकेड, European Union has beefed up its liquefied natural gas infrastructure. They are building, several large terminals. तो अगर US से LNG ट्रांसपोर्ट की जाती है by container ships, it would be much more expensive than Russia's gas which was received through the pipelines. तो यहाँ पे अगर हम strategic autonomy achieve करें, so by replacing Russia's gas with American LNG, this would mean higher prices for average European consumer, who is currently the primary beneficiary of cheap Russian gas. And the uses, mainly वहाँ पे जो household इसे use करते हैं, they use it for the heating purposes. तो ये जो transition है natural gas से liquefied natural gas की तरफ, this is going to be tough. So अब ये हमने देखा कि यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जो ये गैस की सस्पेंशन की जा रही है उसका इम्पैक्ट रशिया के ऊपर क्या पड़ेगा ये जानना भी ज़रूरी है. तो वेस्टर्न एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट रशिया हैज़ टेकन दिस गैम्बल बाय कटिंग अप द सप्लाई ऑफ पोलैंड एंड बुल्गारिया. रशिया की भी जो इकोनॉमी है वो भी हेविली डिपेंडेंट है ऑन गैस एक्सपोर्ट. They derive their 40% revenue by exporting gas. तो अगर वो यूरोपियन कंट्रीज़ को फोर्स कर रहे हैं टू पे इन रूबल्स, बट इट विल हेल्प टू शोर अप इट्स करेंसी एंड ऑफर सम रिलीफ फॉर द सैंक्शन हिट इकोनॉमी एज वेल. इसीलिए दे आर फोर्सिंग कि जो पेमेंट है वो रूबल में की जाए. बट एट द सेम टाइम ये गैम्बल है. अब अगर तो यूरोपियन कंट्रीज़ एग्री करते हैं तो इससे रशिया का फ़ायदा होगा. रशिया की इकोनॉमी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उन सैंक्शंस का जो इल इफेक्ट हो रहा है इससे रशिया बाहर निकल पाएगा और रशिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ेगी. लेकिन दूसरा इसका पहलू क्या हो सकता है, इट्स अ गैम्बल. अगर बाकी सब कंट्रीज़ एग्री नहीं करते, this could backfire as well, and this will end up in accelerating the decoupling of energy partnership between Europe and Russia. So it is difficult to reroute piped natural gas to different markets. ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में पाइपलाइन बिछ गई, उसको रीरूट करना तो बहुत मुश्किल है. So Russia will have to elaborate their storage infrastructure. अब अगर बंद कर दी सप्लाई तो उनको तो गैस रखनी पड़ेगी अपने पास, and it will be difficult for them to find the buyers, and they would become desperate for it.
एज वेल एज हार्ड करेंसी, तो पूरा का पूरा ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि फ्यूचर में क्या होता है, इससे यूरोपियन यूनियन का स्टैंड क्या रहेगा, रशिया का क्या स्टैंड रहेगा. सो दिस इंटायर टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. मूविंग अहेड, हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल में सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पे किस तरह हो रहा है, इसे यहाँ पे एलैबोरेट किया गया है. देयर आर सम सब्सिडीज़ which are productive, but according to the author Renu Kohli, Himanshu, there are some subsidies that are wasteful. So recently, in an address at a Delhi School of Economics last week, N.K. Singh, who is chairperson of 15th Finance Commission, he warned about how the race to provide freebies to voter could be a quick path to fiscal disaster. जो फ्रीबीज़ का जो ट्रेंड चल रहा है, ये किस तरह एक फिस्कल डिज़ास्टर बन सकता है, इसे लेकर N.K. सिंह, हु इज़ कमिश्नर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, उन्होंने इसे लेकर यहाँ पे फ्लैग रेज किया है. ही ऑल्सो नोटेड दैट फ्रीबीज़ कुड बी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, एंड ही एम्फसाइज दैट देर इज़ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्पेंडिंग. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दैट इज़ देयर अ ट्रेंड और डिटेरिएशन इन फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ स्टेट्स. फाइनेंशियल सिचुएशन जो स्टेट्स की हैं, क्या वो डिटेरिएट कर रही हैं, और क्या इस कंडीशन में जो फ्रीबीज़ ऑफ़र किए जाते हैं वोटर्स को, इसका कितना बड़ा रोल है, पहले इसे समझते हैं. तो जब हम ये आर्ग्यूमेंट फ्रेम करते हैं, व्हेन फ्रीबीज़ वर्सेस फिस्कल स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीबीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं. कुछ ऐसी हैं जो कि एक्सट्रीमली जस्टिफाइबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कि जस्टिफाइबल नहीं भी हैं. एज़ फार एज अगर हम फिस्कल स्टेबिलिटी की बात करें या फिर किसी स्टेट की फाइनेंशियल डिटेरिएशन की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टेट्स वेलफेयर स्पेंडिंग करती है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो अफोर्डेबल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है. एंड यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उनकी विल किस तरह की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फिस्कल स्टेबिलिटी. फिस्कल स्टेबिलिटी इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट इज एबल टू डिप्लॉय इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. एंड किसी भी गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देयर शुड बी हाई एम्प्लॉयमेंट एंड हाई ग्रोथ रेट. तो दिस इज़ द मेन मेजर ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी. तो अगर हम इसे लेकर स्टडी ऑफ फाइनेंसेस देखें, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की थी, तो दिस सी दैट द स्टेट्स हैव अधेयर्ड टू लिमिट इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, विच इज़ द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एंड टोटल एक्सपेंडिचर. कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका जो गैप है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस RBI's रिपोर्ट, states are adhered to the limits. तो मैंडेट ये है कि अंडर द सीलिंग ऑफ आर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, इट अलाउज टू कीप द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट विद इन एन एग्रीगेट रेंज ऑफ 3% ऑफ GDP. 3% ऑफ GDP की रेंज में जो फिस्कल डेफिसिट है वो रह सकता है. दिस इज़ अलाउड. The only year apart from pandemic जहाँ पे जो लिमिट्स थी वो ब्रीच की गई थी, 2009-10 में ब्रीच हुई थी, 2015 and 16, 16-17. 2009 and 10 दिस वॉज द क्राइसिस ईयर. हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस के ये साल थे, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो ब्रीच हुई. 2015, 16 and 16, 17 ये वो टाइम है जब हमारे पास पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो रहे थे, and the power sector debt were taken by the state government. Secondly, we need to know what is the trajectory of the outstanding debt. जो outstanding debt चल रहा है, क्या outstanding debt की जो reduction है वो actually progress हो रही है या नहीं हो रही है. Then, we have, the fiscal deficit or debt from 31% of GDP, it has came down to 10 percentage points to 22% of GDP by 2014 and 15. लेकिन उसके बाद से जो इंचअप हुआ है, दैट इज़ ऑफ 5 percentage points बाय फाइनेंशियल ईयर 2020.
अगर हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी जो फिजिकल डेफिसिट लिमिट्स हैं उसे अधेयर नहीं किया। सेकेंडली, डेट रिडक्शन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी है इट इज़ सपोज टू बी 40%, बट नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड 90% ऑफ द जीडीपी। So the problem of fiscal stability is more pressing at the level of center than at the level of states. And इसके बाद फ्रीबीज की अगर हम बात करें, फ्रीबीज की को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट बेसिकली गिव्स अस द इम्प्रेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ डोल और अ गिफ्ट विच इज़ गिवन टू पॉपुलेशन। लेकिन फ्रीबीज की डिफरेंट वैराइटीज़ हो सकती हैं। There are certain kind of expenditure जो कि populist pressure में किए जाते हैं, keeping election in mind, these are questionable. But अगर हम last 30 years की बात करें, so we see that there is rising inequality and there is also some level of distress in last decade as well. So population को subsidies के form में कुछ relief दिया जाता है and कुछ इनमें से justified होते हैं और certain are still unjustified. And it may actually be necessary for economy to continue on its growth path, तो उसके लिए भी सब्सिडीज़ हेल्प करती हैं। फिजिकल फ्रंट से अगर हम देखें तो आफ्टर 2017 जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है, इसमें मोर और लेस जो हमारी पावर थी स्टेट्स की इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू वो स्टेट से ले ली गई है। And given that now the responsibility for the majority of the welfare expenditure lies in the domain of states, but the hands of states are squeezed. Fiscal stability सिर्फ expenditure के बारे में नहीं है, but it is also about revenue. So center is also engaging in giving out freebies, but not just to poor, but also to the large number of corporations as well. इसके अलावा N.K. Singh, Commissioner of Finance Commission, he has also claimed that poverty reduction has accelerated under the present government. And ये कितना हुआ है as compared to if we see the growth versus the welfare measure. तो फ़िलहाल हमारे पास ऑफिशियल जो poverty estimates नहीं आए हैं after 2011 and 12. The only estimates that we have is the number of independent studies which were done by the private researchers. तो N.K. सिंह का ये जो क्लेम है कि जो रेट ऑफ पावर्टी रिडक्शन बढ़ चुका है, इट हैज़ डबल्ड अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसे लेकर हमारे पास कोई ऑफिशियल पावर्टी एस्टीमेट ऐसा नहीं है। हाउएवर अगर हम IMF की स्टडीज़ इंक्लूड करें, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ देखें, जो कंजम्पशन सर्वेज हो रहे हैं, तो किसी भी स्टडी में ये ट्रेंड स्टेट नहीं हो रहा है। In fact, there is one study that concludes that the rate of poverty reduction has slowed down under the present government. तो क्योंकि 2011-12 के बाद पावर्टी एस्टिमेट्स हुए ही नहीं हैं, तो जो ऑफिशियल पावर्टी एस्टिमेट्स नहीं हुए हैं, तो पावर्टी एलिवेशन रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, इसे लेकर श्योर शॉर्ट कोई स्टेटमेंट देना फ़िलहाल गलत होगा। देयर इज़ ऑल्सो कंसेंसस दैट कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं जैसे कि मनरेगा या फिर public distribution system, this has contributed to poverty reduction. And इन programs की वजह से definitely poverty reduction होगा ही होगा, but इसका मतलब ये नहीं है कि जो growth है उसका important role नहीं है when it comes to poverty reduction. अगर growth हमारे पास आएगी तो obviously जो rate of poverty reduction है वो भी higher होगा। अगर हम वेलफेयर वर्सेस ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ somewhat we are hesitant to say that welfare measures as freebies because they are essentially not just for poverty reduction but they are also for growth. So that is all for today. आज की इस वीडियो में हमने जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे हमारी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया. I will see you all in my next one. Thank you so much. Thanks for watching this video.